जानवी एक गरीब महिला थी। वह पनीर के पराठे बनाकर बेचती थी। एक दिन वह अपना ठेला लेकर घर आ रही थी। घर पहुंचते ही उसका बेटा सौरभ उससे कहता है, माँ, कितने पैसे कमाए हैं तुमने? कुछ पैसे मुझे दे दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। बेटा, अभी तो मैंने तुझे पैसे दिए थे। माँ, तुम जानती हो ना कितनी महंगाई हो गई है। वैसे भी तेरा इकलौता लड़का हूँ। कल ये पैसे तेरे ही काम आएंगे बेटा। मुझे तेरी शादी के लिए भी पैसे रखने हैं। वैसा मुझे नहीं पता। आपने वैसे भी मेरी बेइज्जती मेरे दोस्तों के सामने करा रखी है। आपको पता है वह सभी लोग मुझे क्या क्या कर बुलाते हैं? गरीब पनीर वाले का बेटा कहकर चिढ़ाते हैं। बेचारी जानवी रोते हुए चुपचाप कुछ पैसे निकालकर उसे दे देती है और वह पैसे लेकर सौरभ वहां से चला जाता है। फिर वह ऊपर वाले से कहती है, ये तूने मुझ पे कैसा अत्याचार किया है? पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर मुझे गरीबी की मार दिया और अब मेरे बेटे को मेरे कामों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। जानवी अपने कामों से कुछ पैसे जोड़ लेती है और इधर सौरभ बुरी संगतों में फंस जाता है और निधि नाम की तेज तर्रार लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है। वह अक्सर सौरभ से नई नई चीज़ों की मांग करती थी और सौरभ माँ से लड़ झगड़ कर रोज पैसे ले लिया करता था। एक रोज़ जानवी काम से वापस लौट रही होती है, तभी वह सौरभ और निधि को एक साथ देख लेती है। बेटा, ये लड़की कौन है तेरे साथ और उससे तेरा रिश्ता क्या है? वही जो एक लड़के और लड़की का होना चाहिए। मैं उससे प्यार करता हूँ माँ, और मैं उसी से शादी करूँगा। लेकिन तुझ जैसे निकम्मे को बेटी देगा कौन? माँ, तुम तो हो ही जो अपने पनीर पराठे के ठेला से इतना तो कमा लेती हो कि मैं और मेरी बीवी का पेट पाल सको। और हाँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूँगा। अपने बेटे की खुशी के आगे जानवी चुप हो जाती है और निधि के माँ बाप के पास जाकर दोनों का रिश्ता पक्का कराती है। लेकिन निधि बहुत ही बदतमीज़ किस्म की लड़की थी। वह अपनी सास जानवी को जरा भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन, जानवी बहू, सारा दिन अकेले ठेले पर काम कर कर मैं थक जाती हूँ। अब से तू भी चला कर मेरे साथ। ठेले पर दोनों सास बहू अच्छे से मेहनत करेंगे और ऊपर वाले ने चाहा तो दोनों ढाबा खोल लेंगे। मैं, और वो भी आपके साथ, पनीर पराठे के ठेले पर। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं उस 2 टके के ठेले पर काम करूँगी। वह सब आपको ही शोभा देता है। सारा दिन खड़े होकर इतनी मेहनत से काम करती हूँ, लेकिन जरा भी इज्जत नहीं है। ये मत भूलो बहू कि उसी 2 टके के ठेले से तुम और तुम्हारा पति पेट भर पाते हैं। इतना कहकर जानवी काम पर चली जाती है। लेकिन निधि गुस्से से लाल हो जाती है और धीरे धीरे सौरभ को माँ के खिलाफ कर देती है। एक दिन ऐसा आता है जब वो दोनों जानवी से अलग हो जाते हैं। मुझे इस बुढ़ापे में छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मुझे तुम दोनों की ज़रूरत है। मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मत जाओ। आखिर क्यों रुकूं आपके पास? आपके पास इस ठेले के अलावा और है भी क्या? मैं अपने पति को अच्छी सी नौकरी दिलवाऊंगी और हम दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जिएंगे। इतना कहकर दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं और बेचारी जानवी अकेली रह जाती है। धीरे धीरे जानवी और बूढ़ी हो जाती है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। लेकिन फिर भी वो अपना काम करती रहती है। दूसरी तरफ सौरभ की भी कोई नौकरी नहीं लगती और निधि भी गर्भवती हो जाती है और अब वो दोनों कर्ज के बोझ तले दबते जाते हैं। एक दिन उनके घर पर कुछ गुंडे आते हैं। ओए सौरभ, तूने हमें बहुत बेवकूफ़ बना लिया। आज तो हम अपने पैसे लेकर ही जाएंगे। तभी वो लोग सौरभ को पकड़ लेते हैं और हाथापाई शुरू हो जाती है। उस हाथापाई में निधि को धक्का लग जाता है और वह नीचे गिर जाती है। तभी वहां जानवी आ जाती है और सौरभ का पूरा कर्जा चुका देती है। सौरभ और जानवी निधि को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां निधि को एक बेटा होता है। तभी उसे अपने गलती का एहसास हो जाता है और वह माफ़ी मांगते हुए अपनी सास से कहती है, हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी। मुझे आज पता चला है कि अपने बच्चों को खोने का कैसा डर होता है। मैंने आपके बेटे को आपसे अलग करके बहुत गलत किया। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही बहुत है बेटा। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उस काम की इज्जत करनी चाहिए। इसके बाद सौरभ और निधि जानवी के साथ रहने लगते हैं। जानवी ने सौरभ को अच्छे से पनीर के पराठे बनाना सिखा दिया। जानवी अब घर पर आराम करती। सौरभ पनीर के पराठे का ठेला लगाता और निधि भी घर का काम काज करती। जानवी की तरह सौरभ के पनीर के पराठे भी लोग पसंद करने लगे
और उसका ठेला भी अच्छा चलने लगा। कुछ समय बाद सौरभ ने ढाबा खोल लिया, जिसका नाम उसने गरीब पनीर के पराठे वाली रखा, जिससे उसकी अच्छी कमाई होने लगती है और वह सब मिलकर अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि अगला स्टोरी किस टॉपिक पर बनाएं। यह कहानी है एक छोटे से गांव के सबिता और रमेश की, जो किसानी का काम करते थे। रमेश की एक बेटी थी जिसका नाम छोटी था। यह छोटी बच्ची हमेशा बीमार रहती थी और डॉक्टर ने उसके लिए ऑपरेशन की सिफारिश की थी। सबिता और रमेश उसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे। एक दिन रमेश घर आया और सबिता को बुलाया। सबिता, सबिता कहाँ हो? सबिता का पता नहीं चला। तब रमेश खेत में जाकर देखता है कि सबिता काम कर रही है। रमेश सबिता के पास जाता है और कहता है, सबिता, तुम आज अकेले बाजार जाओगी? सबिता उत्सुकता से पूछती है, हाँ मैं जा सकती हूँ, पर आप कहाँ जा रहे हो? रमेश कहता है, मैं कहीं काम ढूंढने जा रहा हूँ। हमें बिटिया का जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना होगा और ये फल बेचकर उतने पैसे नहीं आ सकते हैं। यह सब कहते हुए रमेश अपनी मुश्किलें बयां करता है और काम ढूंढने के लिए शहर निकल जाता है। वह शहर के बहुत सारे मालिकों के पास जाकर काम के लिए पूछता है, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिलता। फिर एक दिन वह एक बगीचे से गुजर रहा होता है और वहाँ वह एक बूढ़ी अम्मा को देखता है जो अपने बगीचे को साफ कर रही थी। रमेश उस बूढ़ी अम्मा के पास जाता है और कहता है, अम्मा मुझे दे दो, मैं साफ कर देता हूँ। अब आपकी ये सब करने की उम्र नहीं रही, आप आराम करो। रमेश बगीचे को साफ करता है और खराब पौधों को उखाड़कर नए पौधे लगा देता है। काम होने के बाद रमेश कहता है, ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ। बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा क्या तुम काम ढूंढ रहे हो? रमेश थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ कहता है, हाँ अम्मा, लेकिन आपको कैसे पता? अम्मा हंसती है और कहती है, ये लो बेटा, इसे अपने घर के बाहर लगा देना, शायद यह तुम्हारी मदद करे। रमेश अम्मा की बातों को मानते हुए घर वापस आता है। सबिता उसे देखकर पूछती है, ये क्या लाए हो? रमेश कहता है, एक बूढ़ी अम्मा मिली थी, उन्होंने ही दिया है। सबिता उसमें पानी डालती है, तभी चमत्कार होता है। वह पेड़ अचानक से बड़ा हो जाता है और उसमें नींबू आने शुरू हो जाते हैं। रमेश और सबिता चौंक जाते हैं। रमेश एक नींबू तोड़ता है और कहता है, सबिता ये तो सोने के नींबू हैं। दोनों खुश हो जाते हैं। सबिता कहती है, हम सभी नींबू बेच देते हैं। वे नींबू लेकर एक सोने की दुकान पर जाते हैं और उसे वहां बेच देते हैं और उनसे मिले पैसे से छोटी को ऑपरेशन करवाते हैं। कुछ दिनों बाद छोटी ठीक हो जाती है। फिर रमेश और सबिता उस बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद देने जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें हैरानी होती है, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था। रमेश कहता है, अरे वहां पर घर था और बगीचा भी, पता नहीं दोनों कहाँ गायब हो गया। फिर वे लोग घर वापस आ जाते हैं और उस बूढ़ी अम्मा का दिल से आभार व्यक्त करते हैं।